नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज मेरा हिस्ट्री का जो है नवा पार्ट है, आने वाला है। लेकिन ये जो आपको पता है कि नवा पार्ट जो है ये कल आने वाला था, लेकिन मेरा जो लैपटॉप में था कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस कारण से वो मैं आज लेकर के आ रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत ही दुख है कि मैं कल वीडियो नहीं लेकर आ पाया। तो आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो एंशियंट हिस्ट्री का कौन सा पार्ट है, नवा पार्ट है। तो उससे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो एंशियंट हिस्ट्री का हमारा नवा पार्ट है, तो आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे कुछ जो पोस्ट मौर्यास काल थे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप तक अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन है तुरंत मिल जाए। और चाहे तो आप वीडियो के लिए जो है ऊपर का आई का जो बटन है, आप उसको भी क्लिक करके सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ पहले क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा जो पुराने क्लास के रहेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो कौन था? बिंदुसार था। सेकंड क्वेश्चन है कि कौटिल्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध स्तंभों का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? तो यह है भाभू के स्तंभ में किया है। आंसर सी होगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो ऑप्शन डी होगा। ये सभी विकल्प सही है, मतलब जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, सभी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो ऑप्शन है क्या? भूमि, खान, चारागाह, वाणिज्य। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? खान होगा। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है क्या? महासेन, कश्यप, तिस और विजय बाहु। तो इसका आंसर होगा तिस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सांची का निर्माण कौन करवाया था स्तूप का? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो ऑप्शन में क्या क्या है? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी और गया। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या? पाटलिपुत्र। कौटिल्य द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र, हम लोग तो सब जानते हैं। अर्थशास्त्र जो होता है चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किया गया था। तो अशोक के जो शिलालेख पर जो लिपि प्रयोग किया गया था वो था ब्राह्मी लिपि। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध तो पता ही है आपको, अशोका और कलिंगा के राजा के बीच में हुआ था। तो वो जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो जो इस ऑप्शन है क्या है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और क्या है? जुदाइज्म धर्म। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने कलिंग के बाद कौन सा धर्म अपना लिया? तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब डैश में है। कहाँ है? तो पाटलिपुत्र हम लोग सब जानते हैं बिहार में है। चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 340 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 189 ईसा पूर्व और 99 ईसा पूर्व। तो आंसर सही हो जाएगा 340 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन ए में है। फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक किस वंश का शासक रहा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मौर्य वंश। फिर आगे बढ़ते हैं। महान सम्राट अशोक जो थे वो 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक रहे थे? तो ये भी क्या किसके थे? मौर्य वंश के शासक थे। फिर आगे बढ़ते हैं। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो इसका अभी ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा, मौर्य राजवंश ने। और किसने करवाया था? वो सम्राट अशोक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। इनका और एक नाम था जो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनका एक और नाम क्या था। फिर आगे बढ़ते हैं। चाणक्य किसके मुख्य सलाहकार थे? तो चाणक्य जो है ऑप्शन बी में कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य इनके सलाहकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी किस धर्म के थे? तो वो थे आपके जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के थे। इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक
किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के बाद मौर्य वंश के राजा बने थे, तो वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के थे, ये तो हम लोग जानते ही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था, जो अभी हम लोगों ने आपको कमेंट बॉक्स में बोला था, उनका नाम था विष्णुगुप्त। फिर आगे बढ़ते हैं, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो उसने, अब मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो विदरथ था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, अभी हम लोग किए ही थे। फिर आगे बढ़ते हैं, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, किससे ज्ञात होता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13वें शिलालेख द्वारा, जो अशोक का 13वां शिलालेख था उसमें हो जाएगा, उससे ज्ञात हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेख में से किससे दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा उल्लेख है? वो है द्वितीय मुख्य शिलालेख का उल्लेख। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका क्या? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारे परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, तो ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। तो सारा जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं वो आपको करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आगे बढ़ते हैं, शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो ऑप्शन ए इसका अशोक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अशोक के धर्मोपदेश का उद्यापन कि पहले किया गया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? जेम्स प्रिंसेप्स ने। मतलब जो पहला जो धर्मदेश है वो पहले किसने देखा था? तो जॉर्ज प्रिंसेप ने देखा था। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? ये तो हम लोग सब जानते हैं कि तक्षशिला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज भी हम लोग जानते हैं उसको, कि वो बहुत फेमस था, किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है? तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन? जेम्स प्रिंसेस, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, ये जेम्स प्रिंसेस, इन्होंने ही कब किया था? 1837 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कलिंग के युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या? रॉक एडिक्ट ने। रॉक एडिक्ट कितने? तो 13। आगे बढ़ते हैं, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय जो कहाँ का राजा था? वह सीरिया का राजा, सॉरी मिस्र का राजा था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्युगीन अधिकारी मापतौल का प्रभारी था? तो मौर्युगीन अधिकारी मापतौल कौन सा प्रभारी था? तो वो था पौतवाध्यक्ष। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, क्या है वो अर्थशास्त्र पुस्तक? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, किसमें? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें क्या होता है, कैसे शासन चलाया जाता है, किस तरह से क्या करना चाहिए, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, किसने? अशोक ने करवाया था। मौर्यों के शासन काल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तांबा एवं कांसा जो हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि अशोक द्वारा रचित धम्म क्या था? तो धम्म जो था वह था उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत से संगत आचार व्यवस्था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया कानूनी राजदूत कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के बारे में पता है कि इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, फेमस पुस्तक? तो इंडिका लिखी थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य बोल सकते हैं, विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, चाणक्य बोल सकते हैं, ये तीनों इनका नाम है। तो अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने की थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आगे बढ़ते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 261 बीसी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में। फिर आगे बढ़ते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ठीक है, निम्नलिखित में से
कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो मौर्य वंश सबसे पुराना है। मौर्य है, गुप्त है, वर्धन है, कुषाण है, तो सबसे पुराना कौन है? मौर्य वंश है। उसके बाद फिर आया था कौन सा? तो कुषाण वंश आया था, फिर आया था गुप्त वंश, फिर वर्धन वंश आया था। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब अशोक के शिलालेख से। फिर आगे बढ़ते हैं। अशोक ने किस बुद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्या? उपागुप्त से। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम राज्य था? तो वह हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासन काल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? तो वो था बी नंबर आंसर तुशाक्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20वें वर्ष में। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा लुम्बिनी स्तंभ देखकर, उससे पता चल जाता है कि उसमें रियायत की घोषणा की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया और अधिकार किया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्या? प्लूटार्क। फिर आगे बढ़ते हैं कि कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वह कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कितने? 15 अधिकरणों में। आगे बढ़ते हैं। सैंड्रोकोट्स जो है से समुद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वो कौन सा होगा? विलियम जोन्स ने। उसने पता किया कि सैंड्रोकोट्स जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह होगा, ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वृषद्रथ था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और वह कहाँ से शासन कर रहा था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्या? सीरिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश पे आते हैं हम लोग। तो ये अशोक का जो मौर्य वंश है चंद्रगुप्त का, वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्या? पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी? कब? 1885 ईस्वी में। तो वृषद्रथ मौर्य की थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो डी आंसर हो जाएगा क्या? विदिशा। फिर आते हैं क्या? चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा। पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? उसका मिनांडर। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। मिनांडर के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो वो हम लोग पढ़ेंगे आपका वो हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो यवन राज्य है उस जब वो हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग का। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्या? कण्व वंश। फिर आगे बढ़ते हैं। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कौन? वासुदेव। वासुदेव ने किस शुंग सम्राट की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना 13 ईसा पूर्व में की थी? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्या? देवभूति। कण्व वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया था? तो कण्व वंश के बाद किसने भारत पर कब्जा किया था? तो सातवाहन वंश ने। ठीक है, अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था वो? सिमुक था। सिमुक ने किस कण्व सम्राट की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो वो कौन था? सुशर्मा। फिर आगे बढ़ते हैं। सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, या आंध्र जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्या? पैठन या प्रतिष्ठान। सातवाहन राज्यों की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा इनकी क्या थी? वो प्राकृत थे। कल हम लोग इसको डिस्कस भी किए थे परसों। फिर आगे बढ़ते हैं। किस सातवाहन देश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की थी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्या? हाल। फिर आगे बढ़ते हैं। सातवाहन ने पहले भारत स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया है, तो उसमें से कौन था वो? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्या? मौर्यों के अधीन किया था सातवाहन पहले काम। फिर आता है क्या? सातवाहनों ने के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट क्या? ए, सीसा के धातु से। फिर आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे कहा गया है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा गया है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब
प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो कौन सा सही कालक्रम हो जाएगा? ए नंबर, यूनानी, शक, कुषाण। ये लोग ऐसे ऐसे आक्रमण किए थे भारत में, पहले यूनानी किए थे, फिर शक किए थे, फिर कुषाण किए थे। आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो कौन सा हो जाएगा? वो बैक्ट्रिया हो जाएगा। फिर आगे बढ़े हम लोग। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या? यूनानियों ने। फिर आते हैं, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से था। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खारवेल, जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे भी। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कलिंग। फिर आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किसने? चीनियों ने। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था, तो किसके कारण में, किसके द्वारा लाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शक काल पे, जो हम लोग शक संवत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि वो याद भी रहे। तो बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? मतलब बुद्ध भगवान की जो मूर्ति, मतलब जो थे वो कब ऊपर चले गए थे, मतलब भगवान को प्यारे हो गए थे? तो वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ चले गए थे? तो वो कुशीनगर में चले गए थे। फिर आते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किसने? महाकश्यप ने की थी। बुद्ध शिक्षा का केंद्र था, कहाँ था? तो विक्रमशिला था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, धर्मपाल। किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कौन थी? ये तो भगवान बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने बचपन से ही भगवान बुद्ध को पाला पोसा था। फिर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या बनाते हैं? तो त्रिरत्न बनाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्या? मैत्रेय। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्या? बोध गया, जो कि आज इसको हम लोग क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? तो सरयू नदी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की घटना कथाओं के विषय में है, क्या है वह है डी नंबर आंसर, कौन? जातक। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन। किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या? बुद्ध काल में हुए थे। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो अजंता स्थित है, ये सांची में स्थित है, जो हम लोग जानते हुए सांची का स्तूप है। इसको किसने निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकित किलेश्वर को किस नाम, अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या? पद्मपाणि। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों में से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, तो किसमें डाला था? महिला और शुद्ध वर्गों में डाला था। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था क्वेश्चन आंसर पुराना पार्ट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला है वो क्या है? महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, राजवंश है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग। चेदी भारत की एक अत्यंत प्राचीन जाति थी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया था। इस समय हम यहाँ चेदी वंश के महामेघवाहन कुल को शासन करता हुआ पाते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद विभाजन में विद्यमान था, जिसमें संभवतः आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसके सीमावर्ती प्रदेश शामिल थे। चेदी जातक में इसकी राजधानी को कहाँ बताया गया? तो स्वत्तिवती बताई गई है। महाभारत में इसी को सुक्तिमणि या सुक्तिमती कहा गया है। लगता है कि इस चेदी वंश की एक शाखा कलिंग गई थी तथा उसने वहाँ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो ये था चेदी वंश। और चेदी वंश के इंपॉर्टेंट थे शासक कौन थे? ये खारवेल थे। तो खारवेल के बारे में पढ़ते हैं। तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवान नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवान वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक था वह कौन था? खारवेल था, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से
एक माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। तो वो तो था चेदी वंश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हिंद यवन राज्य। हिंद यवन राज्य जो है, ये इसको भारत यवन राज्य भी बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तरी क्षेत्र में स्थित 200 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक के काल में यूनानी मूल के राजाओं द्वारा प्रशासित राज्य थे। इस दौरान यहाँ 30 से भी अधिक हिंदू यवन राजा रहे, जो कि आपस में भी लड़ा करते थे। इन राज्यों का सिलसिला तब आरंभ हुआ जब बैक्ट्रिया के द्रिमित्रियस प्रथम नामक यवन राजा ने 180 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पार करके पश्चिमोत्तर भारतीय क्षेत्रों पर धावा बोल दिया। लगभग ईसा पूर्व 250 में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोटोडस एवं पार्थिया के गवर्नर ऑरेक्सस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डियोटोडस द्वितीय ने अपने देश सेल्यूकस के साम्राज्य से पूर्णतः अलग कर लिया। जो सेल्यूकस निकेटर थे, सिकंदर के सेनापति, उनके साम्राज्य से अलग कर लिया। हिंद यवनों का राज्य जो था शक लोगों के आक्रमणों से अंत हुआ। तो ये जो हिंद यवनों का राज्य था वो किसका जो है, जो शक संवत थे, जो शक के राजा थे, उनके आक्रमण से अंत हुआ। हालांकि 10वीं ईस्वी के बाद भी इक्की दुक्की जगहों पर कुछ देर तक यूनानी संप्रदाय अपनी पहचान बनाए हुए थे। समय के साथ उनका भारतीय समाज में विलय होता चला गया। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी यवन राज्य। तो उसके कुछ और भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डियोटोडस एवं उसका उत्तराधिकारी मध्य एशिया में अपना साम्राज्य सुगठित करने में व्यस्त रहे, किंतु उनके बाद एक शासक क्या थे, वो डेमेट्रियस प्रथम, जो ईसा पूर्व 200 से 175 ईसा पूर्व ने भारत पर आक्रमण किया। ईसा पूर्व 183 के लगभग उसने पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जो है जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी बना लिया। डेमेट्रियस ने भारतीय के राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों के सिक्के चलवाए। ठीक है, किंतु जब डेमेट्रियस भारत में व्यस्त था, स्वयं बैक्ट्रिया में एक यूक्रेटिदस की अध्यक्षता में विद्रोह हो गया और डेमेट्रियस को बैक्ट्रिया के साथ हाथ धोना पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, यूक्रेटियस जो था कि भी भारत की ओर से बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बना ली। पुरातात्विक साक्ष्यों से भी इस बात के संकेत मिले कि गंगा घाटी में ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में काफी विध्वंस हुआ। पुष्यमित्र शुंग जो थे, उनके राज्यकाल का प्रारंभ लगभग ईसा पूर्व 187 ईसा पूर्व में हुआ और मीनांडर का इस समय से बहुत बाद में है। ठीक है, मीनांडर जो आए थे इस समय बाद में थे। मीनांडर के सिक्के काबुल से मथुरा और बुंदेलखंड तक मिले हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन के मीनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थी और वैभव एवं ऐश्वर्य में पाटलिपुत्र की समानता करती थी। ठीक है, तो ये तो थे यवन राज। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं शक वंश के बारे में। शक जो है प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्थिति लोगों की एक जनजाति थी, या जनजातियों का समूह था। यूनानियों के बाद शक आए भारत में। उसके बाद क्या हुआ, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में फैली हुई थी। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला थी जिसकी, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा ने के ऊपरी दक्कन का प्राभुत्व स्थापित किया था। चारागाह की खोज में जब सब भारत आए और क्या हुआ, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के विक्रमादित्य द्वितीय ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रमान प्रथम था। ये इसको याद रखना है हम लोगों को, जिसका शासन गुजरात के बड़े भूभाग पर हुआ था। रुद्रमान प्रथम ने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित थी जो का जीर्णोद्धार किया। भारत में शक राजा अपने आप को क्या बोलते थे, तो क्षत्रप बोलते थे। ठीक है, तो ये था हमारा शक वंश। अब हम लगाते हैं एक और छोटा सा साम्राज्य था, क्या था वो, हिंदी पल्लव साम्राज्य था। तो हिंद पल्लव साम्राज्य गाडोन फर्नी वंश तथा अन्य शासकों जो कि मुख्यतः मध्य एशिया के शासकों का समूह था द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में शासित एक साम्राज्य था। इस साम्राज्य का विस्तार क्षेत्र वर्तमान में उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के हिस्सों में था। गांड्रो फर्नी राजाओं ने
अधिकांश समय तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मगर शासन के अंतिम समय में उनकी राजधानी काबुल व पेशावर के मध्य स्थानांतरित हो गई। तो काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में, पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, के मध्य स्थानांतरित हो गए। इनके सिक्के पल्लवी साम्राज्य से प्रभावित थे, इस कारण इन्हें हिंदी पल्लव के नाम से जाना जाता। तो ये थे छोटा सा एक हमारा टॉपिक था, क्या, हिंदी पल्लव साम्राज्य। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा अगला जो है वो है कौन सा, कुषाण वंश। तो कुषाण वंश अपने कुल में कनिष्क जो था उसका श्रेष्ठ शासक था। तो कुषाण को कनिष्क को राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ शासक माना गया है। और भारत में जो कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी वो किसने की थी, कुजुल कडफिसस ने की थी, या कडफिसस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इन्होंने की थी। उन्होंने लगभग 15 से 65 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। फिर कुषाण जो है असल में मध्य एशिया की यूची जाति की एक शाखा थी जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिम चीन में निवास करती थी। मौर्यों के बाद काल के भारत में आने वाली कई जातियां जैसे यवन, शक एवं व पल्लव की तरह कुषाण भी एक प्रमुख विदेशी जाति थी। इसी वंश में आगे चलकर कनिष्क कुषाण साम्राज्य का पहला सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था। कनिष्क के शासन काल में कुषाण जो है साम्राज्यों की सीमा का विस्तार हुआ। कनिष्क के शासन काल में ही क्या हुआ था, शुरुआत जो है उसकी 78 ईसा पूर्व में मानी जाती है। कहा यह भी जाता है कि कनिष्क के काल में गन्ना के लिए शुरू हुआ था। कौन सा वर्ष जो है, क्या, शक संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुषाण वंश के कनिष्क। अब आगे बढ़ते हैं, कुषाण वंश के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो हालांकि कुषाण वंश जो है भारत के मूल निवासी नहीं थे। कुषाण जो थे वो लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन एक समय इन्होंने भारत पर शासन करते हुए अपने साम्राज्य को पश्चिमी चीन तक विस्तार कर लिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने चीन से पश्चिम की ओर जाने वाले रेशम मार्ग पर भी कब्जा कर लिया था। एशिया के इतिहास में धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी और एक शासन के रूप में कनिष्क को विशेष स्थान प्राप्त है। कनिष्क, जिसे कनिष्क प्रथम भी कहा जाता है, कुषाण वंश के महान शासक थे। इन्होंने अपने समय के कुषाण शासकों में सैन्य, राजनीति और आध्यात्मिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। शकों और पल्लवों को हराकर कुषाणों ने हिंदुस्तान के उत्तरी हिस्से में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह से कुषाण का शासन जो है मध्य एशिया से उत्तर प्रदेश के बनारस, कौशाम्बी और श्रावस्ती सहित उत्तर भारत तक फैल गया था। कनिष्क के शासन काल में हिंदुस्तान के चीन और अन्य देशों में व्यापार की वृद्धि हुई और विभिन्न संस्कृतियों का मिलन हुआ। उसी समय भारत सहित संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार जोर शोर से चला। ऐसे में कुषाण सम्राट होते हुए कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब हम लोग कल जो है पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर में इस लॉकडाउन में अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, कहीं बाहर ना निकले। जो भी ज़रूरत का सामान है उसको लेने के लिए इक्का दुक्का ही सप्ताह में एक बार बाहर निकले। सामान को थोड़ा सा जो है कुछ 2-3 दिन के लिए स्टॉक करके रखें ताकि आपको बाहर जाना ना पड़े। ठीक है, इस तरह से आप अपने घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए मैं विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो हमारा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का 10वां पार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।